नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जैसा कि दोस्तों आज आपका 18 तारीख को और कल 19 तारीख को एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका 20 और 21 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 20 और 21 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों 20 और 21 तारीख वालों के लिए यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके और सभी शिफ्टों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 20 और 21 तारीख के है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों सभी क्वेश्चंस का PDF फाइल अगर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ सबका क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, तो जाइए उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तैरती हुई झील कौन सी है ये पूछा था, तो लोकतक झील हो जाएगी। लोकतक झील जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर के जो कि मोरिंग ज़िले के पास स्थित है। लोकतक झील जो कि कुमदिसी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करते हैं कुमदिसी वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के तैरते हुए समूह हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ भी मणिपुर के लोकतक झील पर स्थित है। तो इन सभी को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, विश्व का एकलौता जो कि तैरता हुआ डाकघर जो कि डल झील पर स्थित है, यह श्रीनगर में स्थित है। इसे एक जो कि हाउस बोट पर बनाया गया है और यह डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका उद्घाटन 2011 में सचिन पायलट के साथ उमर अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे, इससे आ सकता है आपका कि वहाँ नियमित जो कि डाक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के लिए उपयोग की जाने वाली सील अद्वितीय होती है। विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है। ठीक है, विश्व का जो कि सबसे बड़ा मानव निर्मित मीठे पानी की झील जो कि कैरिबा झील है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 मोटे तौर पे कैग नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक जो कि कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कैग को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वही बात करते हैं दोस्तों कैग की भूमिका की, तो यह जो कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को लागू करता है। वह राष्ट्रपति को उसके रूप में वह राष्ट्रपति को उस रूप के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें जो केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे। वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो बदले में उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख सकता है। वही बात करते हैं दोस्तों, वह एक राज्य के खातों से संबंधित अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो बदले में उन्हें राज्य विधानसभा के विधानमंडल के समक्ष रखता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। बात करते हैं दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर एक जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो कि भारत का गाना भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम कोटि की
असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। भारत के डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत के राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी जो कि सीवी रमन, ठीक है, तो इन सभी लोगों को मिला था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम ने बनवाया था। बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली भारत में मुग़ल सम्राट हुमायूं की कब्र है, जो कि 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी जो कि बेगा बेगम, जिसे कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अधिकृत किया था तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। 2022 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर इतिहास रचा और पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना है। रणजी ट्रॉफी भारत में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों जो कि प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटरों में से एक रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। वही बात करते हैं, मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। 2019 तक मुंबई के पास जो कि कुल 41 रणजी ट्रॉफी खिताब हैं। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1934-35 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का नवीनतम संस्करण 2019-20 जीता है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह सौराष्ट्र का पहला खिताब था। वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं, तो उनको भी याद रखिएगा। बात करते हैं तो राजिंदर गोयल ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तमिलनाडु ने 2 बार रणजी ट्रॉफी जीता है, तो इसको भी रख लीजिएगा याद, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि शहनाई में कितने छेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। बात करते हैं तो यह एक बेंत का उपकरण है जिसमें एक नली में 7 छेद होते हैं, जिन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है। यह एक मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर खेला जाता है, जैसे कि विवाह, मंदिर उत्सव आदि में, ठीक है। माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आई। ऐसे अन्य विद्वान जो मानते हैं कि यह यंत्र भारत से चीन जाता था। यह अब संगीत समारोह में एक लोकप्रिय उपकरण है। राग संगीत बजाने के लिए ध्वनि बहुत मधुर और अनुकूल है। इस सदी के शुरुआती जो कि अर्धशतकों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। पंडित अनंत लाल और पंडित दया शंकर भी शहनाई वादक हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, पूछता भी है दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वसोर्दा मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया। डीआरडीओ का मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ है, तो ये बर्मिंघम में हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कि 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक्स ने भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 51 गोल्ड अपने झोली में डाले। वहीं मेज़बान इंग्लैंड ने 42 गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। बात करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के पदक विजेता एथलीट, ठीक है। तो पहला है संकेत महादेव जो कि सिल्वर मेडल जीते थे वेट लिफ्टिंग में 55 केजी में। दूसरे नंबर पे गुरु राजा ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वेट लिफ्टिंग में 61 केजी में। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में। बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता था, यह भी वेट लिफ्टिंग में 55 केजी में। जेरेमी लाल रिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 67 केजी में। अचिता सेउली ने जीता था गोल्ड मेडल जो कि वेट लिफ्टिंग 73 केजी में। सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल जीता था जूडो में जो कि 48 केजी में। विजय कुमार यादव ब्रॉन्ज मेडल जीते थे जूडो में 60 केजी में। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 71 केजी में। वुमेन टीम गोल्ड मेडल जीती थी जो कि लॉन बॉल्स में।
पुरुष टीम जो कि गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीती थी। विकास ठाकुर जो कि सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में 96 केजी में जीते थे। वही बात करते हैं मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने जो कि सिल्वर मेडल जीता था। वही बात करते हैं और यहाँ पे तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता था 78 प्लस किग्रा में। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवप्रीत सिंह ने 109 किग्रा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता था ऊंची कूद में। गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मुरली श्री शंकर जो कि रजत पदक जीते थे लंबी कूद में। सुधीर जो कि गोल्ड मेडल जीते थे पैरा जो कि पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 55 किग्रा कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। अंशु मलिक महिलाओं की 57 किग्रा कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। साक्षी मलिक महिलाओं की क्रिस्टाइल में कि 62 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। दीपक पुनिया ने पुरुषों की क्रिस्टाइल जो कि 86 किग्रा कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। मोहित ग्रेवाल जो कि ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीते थे। दिव्या काकरान जो कि ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीती थी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों जो भारत के जीते थे गोल्ड मेडलिस्ट सबके नाम मैंने बता दिए हैं दोस्तों। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी रिपीटेड यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कलिंग किस राज्य का पुराना नाम था? तो ये ओडिशा का है। बात करते हैं तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो कि नरसंहार से राजा द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने संस्कृति विजय की नीति के पक्ष में भौतिक जो कि आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था। दूसरे शब्दों में मेरी घोष का जो कि स्थान धम्स घोष ने लिया था। वही बात करते हैं अशोक का यहाँ पे दोस्तों की 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। अशोक जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक उसका शासन चला था। वे सबसे बड़े मौर्य शासक थे। पहले जो कि तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे। उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तट पर विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ भी शामिल थी। बात करते हैं तो बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया और सबसे कम आयु के तिष्य को अभय दिया था। ठीक है, अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्याभिषेक किया था। अशोक के जो कि अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पहली बार जो कि चरम दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप जो कि राज नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बोधि वृक्ष के पौधों के साथ सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी जो कि संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में बोध गया जाकर धम्म जो कि यात्रा का उद्घाटन किया। धम्म जो कि महामंत्रों को भी नियुक्त किया था। 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसको सौराष्ट्र ने जीता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 वन के राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बात कही गई है। बात करते हैं किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जलदूत ऐप को लॉन्च कर दिया था जिससे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को माप सकेंगे। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1240 में इसकी मृत्यु हुई थी। इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1236 से 1240 था। ठीक है, 1236 से 1240 तक था और 1240 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा जल डमरू मध्य जो कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की, तो यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। डोवर जल डमरू मध्य की बात करते हैं तो यह जो कि
अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है। बेरिंग जल जो कि जल डमरू मध्य जो कि ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य जो कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय कितने लोग थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 लोग थे। बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई या फिर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के ब्योमोस चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में दिया गया था। बात करते हैं तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल का शांति पुरस्कार जीता था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मलाला यूसुफजई की, तो 17 साल की उम्र में वो पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्होंने भारतीय जो कि स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी की अहिंसक परंपरा का पालन किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों मलाला यूसुफजई को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हर बच्चे के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। वह पाकिस्तान में जो कि स्वात घाटी में पैदा हुई थी। जब 2008 में इस्लामिक तालिबान आंदोलन ने घाटी को अपने नियंत्रण में ले लिया तो लड़कियों के स्कूल जला दिए गए थे। ठीक है, मलाला ने घटनाओं की एक डायरी रखी थी जिसे 2009 में BBC उर्दू द्वारा प्रकाशित किया गया था। अपनी डायरी में उसने तालिबान के आतंकवादी शासन के खिलाफ बात की थी। एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने मलाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया था। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार 3 खगोल भौतिकियों को दिया गया था। ब्रिटेन, यहीं पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कि ब्रिटेन से रोजर पेनरोस, जर्मनी से रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज को आनुवंशिकी कैंची विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण में एक जो कि फ्रांस के इमैनुअल चारपनीर और जेनिफर ए डोना, ठीक है, डोदना 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार को विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP एक जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN एजेंसी द्वारा भूख से निपटने के प्रयासों, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति और भूख के उपयोग को रोकने के लिए सम्मानित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे युद्ध और संघर्ष का हथियार जो कि वाणिज्य नीलामी पर अपने काम के जो कि इकोनॉमिक साइंसेज 2020 में स्वीडिश जो कि रिक बैंक पुरस्कार दिया गया था। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल जो कि मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन साहित्य 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। वही बात करते हैं लुइस ग्लुक जो कि अपनी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फीफा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच किन टीमों के बीच में हुआ था? तो ये कतर के इक्वाडोर में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसको मुग़ल सम्राट जहांगीर के बेटे जो कि परवेज शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना 16 से 21 में मुग़ल सम्राट जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने की थी। इसका नाम यह इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी संरचना पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। वही बात करते हैं दोस्तों 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा।
सुरेश एन पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वो अध्यक्ष हैं। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा किन अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 से संबंधित हो जाएगा। बात करते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता इसको, जिसे राज्य की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इस सदन में कुल 245 सदस्य और अधिकतम सामर्थ्य 250 हैं। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 233 जो कि चुने जाते हैं। वही बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विशिष्टता आयरलैंड से उधार ली गई थी। उन 233 सदस्यों को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, जैसे कि पुडुचेरी और दिल्ली के विधायकों द्वारा चुना जाता है। वही बात करते हैं, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 80 के तहत गठित भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। इसे उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वही बात करते हैं, सितंबर 2021 तक वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा का एक स्थायी निकाय और विलयन के अधीन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना रहता है। चलिए मैं बता देते हैं, गोदावरी नदी की सभी सहायक नदियाँ, जो कि वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही बात करते हैं दोस्तों, प्रवर, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको भूजल कहा जाता है। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस कर निकलता है। बात करते हैं दोस्तों, तो भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उन्हें जल वृत्त यानी एक्वीफर कहा जाता है। सामान्य तौर पर जल वृत्त जो कि बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बना होता है। किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम रखा गया है? तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया था? तो भरत मुनि ने पेश किया था। बात करते हैं, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र यानी 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखे गए में से वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था औनद्यवात्र, जिसको झिल्ली फोन या फिर टक्कर यंत्र कहते हैं। दूसरा है घनवाद्य, जिसको इडियोफोन या फिर ठोस यंत्र कहते हैं। सुशीरवाद्य, जिसको एरोफोन या फिर पवन यंत्र कहा जाता है। एक यहाँ पे तातवाद्य जो कि ठोस वाद्य यंत्र, ऑडियोफोन या फिर तार वाले यंत्र होते हैं। एक प्रश्न आया था कि MS एक्सेल में वापस सेम कमांड के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो Ctrl+Y या फिर F4 का इस्तेमाल किया जाता है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य की अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। रेल टेल क्या होता है? तो रेल टेल जो कि कॉरपोरेशन देश की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी यानी ICT इंफ्रा जो कि प्रोवाइडर कंपनी है। साल 2000 में शुरू की गई यह रेलवे मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज शामिल होती हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख्य गुहा से शुरू होता है। मुख्य गुहा में जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। लारिये जो कि एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पूर्णतः उदासीन या फिर हल्के क्षारीय माध्यम में माल्टेज या फिर आइसोमाल्टोज और जो कि वैक्ट्रीन में तोड़ता है। स्टार्च का लगभग 30% मुंह में ही जल अपघटित हो जाता है। ठीक है,
एक प्रश्न, 2022 का आईपीएल किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल 2022 का समापन गुजरात टाइटंस यानी जीटी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी जीत लिया था। बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, पर्पल कैप खिताब विजेता युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। उन्होंने कुल जो कि 27 विकेट लिए थे। बात करते हैं आईपीएल 2022 का प्रायोजक जो कि कंपनी थी टाटा, ठीक है। ऑरेंज कैप खिताब विजेता जो कि कुल 863 रन के साथ जोश बटलर थे जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, और जोश बटलर जो है दोस्तों की इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। आईपीएल 2022 का समापन समारोह यह एक पूरे भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, जिसमें लगभग जो कि 1,04,859 लोग शामिल थे यानी उपस्थित थे। आईपीएल में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाने के लिए तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और महासचिव जय शाह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक प्रमाण पत्र मिला है। अकादमी पुरस्कार विजेता AR रहमान जो कि आईपीएल 2022 के समापन समारोह में शो के स्टार थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से पद संभालने के बाद रोजर बिन्नी जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक जो कि आईपीएल मैच का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि आपका अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। अनुच्छेद 25 में जो कि अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। वही बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 कुछ जो कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार जो कि हैं। मौलिक अधिकारों को देख लीजिए, ये आपके जो कि क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का जो कि अधिकार अनुच्छेद 32 से 226 तक है, ठीक है। ये 226 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको 35 कर लीजिएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि बिहू जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। बात करते हैं तो लोक नृत्य एक ऐसा है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है जो कि एक निश्चित क्षेत्र या फिर देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। बात करते हैं, सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं होते हैं। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, तो बिहू उत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बात करते हैं, युवक और युवतियां समूहों में बिहू नृत्य करते हैं और नृत्य शैली में तेज कदम और तेजी से हाथ हिलाने की विशेषता होती है। नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा जो कि रंग बिरंगी और लाल रंग की थीम पर केंद्रित है, जो खुशी और उत्साह का प्रतीक होता है। बिहू बात करते हैं तो बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने किया था। असम की राजधानी दिसपुर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप जो कि जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे राज्यों से संबंधित लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम से में आगे पूछा जा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र की कथा कीर्तन, दशावतार, लेजिन, मौनी, डंडी जो कि डंडनिया, लावड़ी, तमाशा, दही कला और गप्पा, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। बात करते हैं असम के, तो बिहू, कैनो, खेल, गोपाल, तबल, चोंगली, रासलीला।
असम की था दोस्तों। ये बिहार की बात करते हैं, जटा जटिन, जात्रा, नाटना, जदुई, कर्मा, छऊ, जो कि समोच, कवा, कठपुतली, झी झिया, बखो, ये सभी क्या है, बिहार के हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हिकत, रऊफ, रऊफ़ी, ठीक है, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। नौटंकी, कजरी, थोड़ा, रासलीला, छपेली, ये उत्तर प्रदेश की है। टपक, जो कि टपटी कल्ली, ठीक है, कैको, टिकली, कलियटम, ये सभी केरल के हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे, बन सकता है कि गिनिंद, सुसीनी, चक्री, झुमा, गंगोर, झूलन, लीला, तेरह ताल, कुनाल, ये सभी राजताल जो कि राजस्थान के हैं। इसको गंगोर या फिर गंगोड़ कहा जाता है। गिद्दा, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। भांगड़ा, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये पंजाब का है। झूमर, गागोर, रास लीला, खोरिया, फाग, गुग्गा, डाप, धाम, लूर, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। लामा, जात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन, बाऊ, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको भारत का महान न्यायवादी कहा जाता है। बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 76 ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को पद का प्रदान किया है, जो कि देश में उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होता है, ठीक है। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर है। बात करते हैं दोस्तों तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी द्वारा, उत्तर में जो कि लहोनक चू और जोंगसोंगला, और जो कि पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियों के, जिसमें मुख्यतः मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ स्थित है। शेष 2 की पश्चिम और कांगबैचैन नेपाल के टपलगंज जिले में है। वहीं बात करते हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख पर्वत शिखर की, जिसमें नंदा देवी उत्तराखंड भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत और देश में सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एक और यहाँ पे नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय का उच्चतम बिंदु है। गुरु शिखर, जो कि माउंट अबू राजस्थान अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु है। वहीं बात करते हैं गोरखनाथ, जो कि गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि गुजरात में स्थित है। धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के जो कि पंचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु स्थान भी है। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा सबसे ऊंचा पूर्वी घाट केवल, जो कि जिंदगादा चोटी के पास आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं टोड्डा बेट्टा की, तो टोड्डा बेट्टा उगम मंडलम, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों के पास तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्थान है। अनायमुडी, जो कि बंगाल में पश्चिम घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। पर्यटन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये अभी हाल ही में 2023 में मनाया गया है गुजरात में। मुंबई में नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की थी, तो नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं में, जो कि मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का लोकार्पण करना था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करना, और 7 जो कि सीवेज उपचार संयंत्र यानी 20 जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करना। मुंबई में सड़कों की लगभग 400 किलोमीटर लंबाई के लिए सड़क निर्माण परियोजना शुरू करना, ये सभी नरेंद्र मोदी ने वहां के लिए शुरू किया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।